नमस्ते। पिछले कई वीडियोज में हमने अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाया और बुद्धि के कई आयामों पर चर्चा की। अब हम देखेंगे कि बुद्धि पर और किन-किन चीजों का, किन-किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उसमें महत्वपूर्ण है संस्कृति, संवेग। इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि अलग-अलग संस्कृतियों का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यूरोप, अमेरिका जैसे विकसित देशों में एक परीक्षण बनाया जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि भारत में भी वह परीक्षण बहुत ही सामयिक होगा। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम फिर अपने चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। थोड़ा-सा वे इंतज़ार करते हैं और शुरू करते हैं। मैं ज़रा इसे एडजस्ट कर लूँ और इसे हुँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृति और बुद्धि में क्या संबंध है। थोड़ा पहले हम ये जानें कि संस्कृति आखिर है क्या। यह रीति रिवाजों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और कला साहित्य में उपलब्धियों की एक सामूहिक व्यवस्था है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। एक समाज किस तरह से अपने खान-पान, अपने रहन-सहन, अपने पहनावे, अपने विचारों, अपने धार्मिक आस्थाओं में विश्वास करता है, वह उनकी संस्कृति कही जाती है। वाइगॉट्स्की ने कहा कि संस्कृति एक ऐसा संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है, अपने आसपास के जगत को समझता है। स्टर्नबर्ग ने भी कुछ इसी तरह से कहा कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यानी कि आपकी बुद्धि पर आपकी संस्कृति का 100% प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसे बस एक ये दर्शाने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यह देखिए केरला में इस तरह से नृत्य किया जाता है। ये देखिए ईद में इस तरह से गले मिलते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ दिवाली में इस तरह से दीप जलते हैं। तो ये हमारी विभिन्न संस्कृतियां हैं जो अपने-अपने तरीके से जीवन यापन का एक आयाम प्रस्तुत करती है। अब देखें कि भारतीय परंपरा में बुद्धि क्या है। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता, उद्यमी क्षमता। सांवेगिक बुद्धि क्या है? इससे पहले कि हमने जो पीछे बात की संज्ञानात्मक क्षमता की, तो जिनमें भी संज्ञानात्मक क्षमता होती है, तो ऐसा माना जाता है कि उनमें संवेदनशीलता, समझ, विभेद करने की क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता, प्रभावी संप्रेषण की योग्यता उनमें होती है। सामाजिक क्षमता में व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों, छोटों, वंचित व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों की चिंता, दूसरों और दूसरे व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान करते हैं हम। सांवेगिक सांवेगिक क्षमता में अपने संवेगों पर आत्मनियमन एवं आत्मपरिवीक्षण, ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण और आत्म मूल्यांकन करते हैं। उद्यमी क्षमता, इसमें हम काफी प्रतिबद्ध होते हैं अपने व्यवसाय के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति। हमें धैर्य, परिश्रम, सतर्क और लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की भावना पाई जाती है। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की और दूसरे की भावनाओं और संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। अपनी भावनाओं, संवेगों को समझना, उनका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ कहलाता है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो हमने अभी बात की सामवेगिक बुद्धि की, तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें आती है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्व सचेतता, स्वनियमन, सामाजिक कौशल, तदनुभूति, प्रेरणा। इसमें तदनुभूति हम उसे कहते हैं जब आप दूसरे के परेशानियों या अनुभवों के साथ अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं।
अब आते हैं अभिक्षमता के स्वरूप एवं मापन। अभिक्षमता क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को कहते हैं। अभिक्षमता विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति के द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान या कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह कई स्वरूपों में हो सकता है। इसके लिए अभिरुचि का होना बहुत आवश्यक है। यह स्वतंत्र स्वरूप में होता है, बहुल स्वरूप में होता है। कई अभिक्षमता स्वरूप के परीक्षण के लिए कई परीक्षण मालाएं भी हैं, जिनमें शाब्दिक, आंकिक, अमूर्त, लिपिकीय, यांत्रिक, देशिक, वर्तनी भाषा के उपयोग की परीक्षण को मापा जाता है। यहाँ देखिए कि हम एक व्यक्ति में किन किन अभिक्षमताओं का पाया जाना संभव हो सकता है, इसमें ये दर्शाया गया है। उसमें एक तार्किक गणितीय परिक्षमता हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी जो जिन बातों की चर्चा की गई, लिपिकीय अभिरुचि हो सकती है, गणितीय अभिरुचि हो सकती है। उन सबों को मापने के लिए परीक्षण माला का निर्माण किया जाता है। हम देखें कि अभिक्षमता और अभिरुचि में क्या अंतर है। अभिरुचि किसी विशेष कार्य को करने की वरीयता को कहते हैं, जबकि अभिक्षमता उस कार्य को करने की संभाव्यता को कहते हैं। दोनों में से किसी एक की कमी से व्यक्ति का निष्पादन संतोषजनक नहीं होगा। एक बार फिर से हम देखें कि हम जब किसी चीज में, कार्य में रुचि लेते हैं तो उसे हम अभिरुचि कहते हैं। लेकिन एक काम को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यह हमारी अभिक्षमता को दर्शाता है। अभी पहले ही बताया कि अभिक्षमता परीक्षण में कौन कौन से परीक्षण मोटे तौर पे शामिल किए जाते हैं। स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण में लिपिकीय अभिक्षमता है, यांत्रिक अभिक्षमता, आंकिक अभिक्षमता, टंकण अभिक्षमता। बहुल परीक्षण में इसमें एक परीक्षण माला होती है, जिसमें अनेक भिन्न प्रकार की परंतु सजातीय क्षेत्र में अभिक्षमता का मापन होता है। अब हम देखें कि अभिक्षमता का मापन किस तरह से हम करते हैं। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता को मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता मापन हेतु उन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। सामान्य कार्यक्षमता का मापन करने हेतु सामान्य अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति की सामान्य बुद्धि, मानसिक योग्यता का मापन करते हैं। सामान्य बुद्धि द्वारा उपलब्धि या विद्यालयी सफलता का सफलतापूर्वक कथन किया जा सकता है, इसलिए इसे शैक्षणिक अभिक्षमता परीक्षण भी कहते हैं। दूसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण। इसमें श्रृंखला प्रकार के परीक्षण होते हैं या अनेक परीक्षण का समूह या श्रृंखला होती है। इस प्रकार के परीक्षणों में अनेक उप परीक्षण होते हैं। यह विभिन्न परीक्षण या उप परीक्षण व्यक्ति को भिन्न क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को इंगित करते हैं, जिन पर व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों को तुलनात्मक विवेचन करके व्यक्ति की अभिक्षमता क्षेत्रों को ज्ञात किया जाता है। भेदक अभिक्षमता परीक्षण में शाब्दिक, आंकिक, अमूर्त, लिपिकीय, परिशुद्धता, यांत्रिक, देशिक, वर्तनी भाषा का उपयोग जैसे परीक्षण शामिल किए जाते हैं। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण वे हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में अभिक्षमता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे अभिक्षमता का मापन करने के लिए संगीत अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण जैसे परीक्षणों को उपयोग में लाया जाता है। कुछ विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के ये कुछ उदाहरण हैं। हॉर्न कला अभिक्षमता परीक्षण, पियर कला परीक्षण, संगीत के लिए शिशोर का संगीत प्रतिभा परीक्षण, विंग का परीक्षण, मिनेसोटा लिपिकीय परीक्षण, अभियांत्रिकी योग्यता परीक्षण। सृजनात्मकता। सृजनात्मकता सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ हम देखें कि हम जो सृजनात्मक क्या प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। हमने एक बल्ब को देखा,
तो उसे देखकर कुछ हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ, हमने सोचा, हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आई जो कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। फिर हमने कुछ डिजाइन किया। तो एक सृजन की प्रक्रिया इस रूप में चलती है। यहाँ देखिए कि किस तरह से एक बच्चे के पास एक कूची है, रंग है, वह अपने इन साधनों के माध्यम से किस तरह से चित्र को प्रस्तुत कर रही है। यहाँ भी देखिए कि कितनी ही चीजें लोगों के दिमाग में चलती है और कुछ ना कुछ नई चीजें उभर कर सामने आती है। फिर देखिए कि कला के स्वरूप में अगर हम जाएं तो बहुत से दियों के प्रकार दिख रहे हैं। तो कहने को तो है कि ये दिया है, लेकिन दिए के इतने स्वरूप कर देख कर हमें लगता है कि दिए बनाने वाले की सृजनात्मक क्षमता कितनी उत्तम रही होगी। सृजनात्मकता पर्यावरण एवं आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है। सृजनात्मक संभावनाएं सीमाएं व्यक्ति की आनुवंशिकता द्वारा नियत हो जाती है। पर्यावरणीय कारक सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। एक व्यक्ति सृजनशील और बुद्धिमान दोनों ही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का सहसंबंध सकारात्मक ही हो। सृजनात्मकता की विशेषता, सृजनात्मक परीक्षण जो होते हैं ये मुक्त परीक्षण होते हैं, यानी इसके मुक्त अंत वाले होते हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है। आप किसी मैं क्षमा चाहती हूँ, बीच में शायद पावर कट हो गया था, इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने में आ गई। अभी फिर से हम आ गए हैं। सृजनात्मक परीक्षण मुक्त अंत वाले होते हैं, यानी कि आप किसी विचार पर, किसी वस्तु पर, किसी घटना पर काफी दूरी तक सोच सकते हैं। आपके सोचने का, आपके सृजन का कोई अंत नहीं। बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। जब हम बुद्धि परीक्षणों को उपयोग में लाते हैं तो अभिसारी चिंतन का अर्थ है कि आप किसी एक चीज पर अपने चिंतन को केंद्रित कर रहे हैं। सृजनात्मक परीक्षण अपसारी होता है, यानी कि आप यहाँ चिंतन को केंद्रित नहीं करते हैं, उसे विकेंद्रित स्वरूप में देते हैं, यानी कि एक केंद्र से वो कई दिशाओं में जा सकता है। सृजनात्मक परीक्षण में शब्दों, चित्रों, क्रियाओं, ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कुछ परेशानी दिख रही है। ये तकनीकी स्वरूप की यही परेशानियां हैं, मैं फिर से देख रही हूँ। हाँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ व्यवधान आ गया था पावर कट की वजह से। मैं फिर से वापस हूँ। तो सृजनात्मक परीक्षण के रूप में टॉरेंस, बाकर मेहंदी, कोगन, पासी, वालाश के परीक्षण काफी चलन में हैं। जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो इन परीक्षणों को आप पढ़ सकेंगे। इन परीक्षणों को कैसे प्रशासित किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है, आप ये भी सीख सकेंगे। फिलहाल इस कक्षा में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए केवल हमने बताया है। और कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देखेंगे। जो वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं, इनको सुनकर आप इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो ये थी 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के मनोविज्ञान के पुस्तक का पहला अध्याय, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं पर 6 वीडियो की एक श्रृंखला, जिसका इस वीडियो के साथ समापन होता है। अगले वीडियोज के साथ, यानी कि दूसरे अध्याय के वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होंगी। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, शब्दों, तकनीकी शब्दों, मनोवैज्ञानिक शब्दों और जो भी अवधारणात्मक या संप्रत्यात्मक बातें हैं, धारणाएं हैं, तत्व हैं, उन्हें आप नोट करके रखेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई भी तकनीकी स्वरूप छूटे ना।
लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो मैं अपने इंटरैक्टिव सेशन में आपके साथ उपस्थित होंगी और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो फिलहाल मुझे इजाजत दें। नमस्ते।